हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर का पेपर है मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। कुल मैक्सिमम मार्क्स 180 है और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है और 80 नंबर इस थ्योरी में है जो पेपर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। कुल 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन में पढ़ दे रहा हूँ। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स ए एंड बी। ईच पार्ट्स इज कंपल्सरी। पार्ट ए कैरीज 20 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरीज 56 मार्क्स। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। पार्ट ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पार्ट बी हैज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव ए चॉइस। इसमें आपको चॉइस भी मिलने वाला है कि आप कोई भी क्वेश्चन है तो आर करके दे है, इसे आर करके दिया हुआ है तो वो चॉइस कहलाता है। पार्ट ए इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट comprises 16 very short answer type of questions and section second contain 2 case studies। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 case studies। each case studies comprises 5 case based MCQ question and examine is to be attempt any 4 out of 5 MCQ। ये जो आप केस देख रहे हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये केस स्टडी है कि एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टी नेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग ए perimeter of 200 मीटर एज ए सोन गिवन बिलो। इस तरह का दिया रहेगा और इस पे तमाम MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको आंसर देना होगा और ये सब भी 1-1 मार्क्स के होते हैं। इसी प्रकार से ये आपके एक केस स्टडी है इस तरह का, और ये किसी न किसी अपने बुक के चैप्टर पर आधारित होगा, चाहे वो ये प्रोबेबिलिटी से है और वो वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आगे भी मिलेंगे। कोई भी चैप्टर इस केस स्टडी में लगाया जा सकता है और उस पर दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो कुल 16 मार्क्स जो 17 दिया हुआ है इस पर 4 क्वेश्चन लिखा। बोथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 4। कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरह से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 4 अटेम्प्ट करने होंगे। इस बार ये नया जुड़ा है। ये जो सेक्शन सेकंड आप देख रहे हैं ये नया जोड़ा गया है और ये नया है, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी आवश्यक है, इसको समझना भी आवश्यक है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये इस पे हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा चेक विदर द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज ए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज़ 1-1 आर नॉट। ये 1-1 है कि नहीं है। तो इसके लिए एक रूल है कि कोई फंक्शन 1-1 कब होता है, यानी कि फंक्शन के 1-1 होने के कंडीशंस हैं कि इफ़ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर है तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1-1। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम देखें इस पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम सबसे पहले
लिखेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2). दिस इम्प्लाइज दैट ये फंक्शन डिफाइंड है x3, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, और इसको एक तरफ कर लिया जाए तो हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में होगा x1 माइनस x2 क्यूब का फॉर्मूला होता है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखें कि आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, या हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 1, और एक नंबर आप इसे पा सकते हैं। इसको और जानकारी हो तो और शार्ट कर, मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको और शार्टली कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन 1 1 है। दूसरा क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए, यानी इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ये होते हैं, इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो n बराबर 3 दिया हुआ है, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 to the पावर n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, यानी 2 to the पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस n 2 to the पावर n स्क्वायर माइनस n। और इसी के साथ एक और फार्मूला जान सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए है, और सिमेट्रिक के लिए भी होता है 2 to the पावर n स्क्वायर प्लस n अपान 2, वो सिमेट्रिक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम देख सकते हैं, रिलेशन r इन s 1 2 3 दिया, इज डिफाइंड एज, r को डिफाइन किया है 1 1 1 2 2 2 और 2 3 3। कह रहा विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव टू मेक ए आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें जानना होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 अगर डिलीट कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए, तो 1 1 2 2 3 3 एक ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका आंसर होगा कि 1 2 को डिलीट कर दिया जाए। अगर 1 2 को डिलीट कर दिया जाए, रिमूव 1 2, यानी इसका आंसर होगा 1 2 को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ये हमारा बैलेंस 1 1 2 2 3 3, इसको रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ इसको रिमूव किया जाए तो 1 1 2 2 3 3 ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, हम जानते भी, नो दैट। तो ये इसका आंसर हो गया। ए रिलेशन आर इन सेट आर रियल नंबर आर इज डिफाइंड ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी इज ए फंक्शन आर नॉट जस्टिफाइड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एफ इज सच दैट आर टू आर, और हमारा डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। ऐसी स्थिति में जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए अगर हम देखें तो अगर इस तरह से हम बना लें मैपिंग या मैप डायग्राम, तो ये फंक्शन है रिलेशन एफ आर टू आर। रियल नंबर है तो अंडर रूट जो होगा रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ a लिखते हैं तो वास्तव में अगर यहाँ पे a लेते हैं तो ये b बराबर अंडर रूट a आता है, और अंडर रूट a निगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है,
इसलिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका कोई इमेज प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा। यानी अगर हम इसके डोमेन के जितने भी नेगेटिव नंबर्स अगर इसे अंडर रूट के अंदर रखेंगे हम लोग, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट माइनस ए इज नॉट डिफाइंड। दिस implies that the given relation is not function, माने रिलेशन R is not function, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हम नहीं कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें जो R वाला है, इक्विवेलेंस रिलेशन R in A divides into two equivalence classes A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 and intersection? तो अगर हम इसका एक एग्जांपल दे दें कि अगर इक्विवेलेंस क्लासेस जो है, ये हमारा रिलेशन अगर नेचुरल नंबर का है और इक्विवेलेंस क्लास में दो में तोड़ दिया जाए, जैसे एक इवन और एक ऑड में अगर हम तोड़ दें, इवन नंबर और ऑड नंबर में, तो इवन नंबर और ऑड नंबर अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ दिए जाएं और उसका यूनियन करेंगे तो वह पुनः हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा। या इंटीजर्स को ही ले लें, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स अलग अलग, तो वो हमारा अलग अलग पार्टीशन करके तोड़ दें तो अलग अलग वो सेट हो जाएंगे और उसका यूनियन करेंगे तो फिर हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, या यूं कहें कि नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 है तो हमें सेट A मिल जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन अगर किया जाए तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू 5, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि A1 A2 पेयर वाइज जो है डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लासेस की बात करें तो A1 को अगर हम इवन नंबर मान लें और A2 को ऑड नंबर, तो दोनों का A1 इंटरसेक्शन A2 हमेशा 5 होगा, और A3 भी कुछ ऐसा ही मानेंगे, प्राइम नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो A1 और A3 भी ऑड, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। इसमें A2 और A3 में अगर हम 2 को हटा दें प्राइम नंबर से तो उसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ही कुछ सेट होगा जिसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस लिए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर तो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा और ये आंसर में 5 मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख सकते हैं कि A और B आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x n, मैंने 3n ऑर्डर किया, ये m इंटू 5 ऑर्डर की रिस्पेक्टिवली। कर फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 3b। ध्यान रहे कि मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में अगर ऑर्डर सेम ना हो तो ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसलिए ये जो दिख रहा है 3 और n इज इक्वल टू ये m इंटू 5 होना चाहिए, और इन दोनों को बराबर होने के लिए n और m का बराबर होना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ n 5 हो जाएगा और m 3 हो जाएगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए हमारा जो ऑर्डर होगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि 5a और माइनस 3b का जो ऑर्डर होगा वो निश्चित रूप से 3 इंटू 5 ही मिलेगा। तभी तो इसको हम एडिशन जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए हमारा ये आंसर 3 इंटू 5 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज 2 क्रॉस 2, यानी 2 ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई 2, यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ए आई जे डिफाइंड है। तो हम जब भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो A इज इक्वल टू होगा A11 A12 और यहाँ पे A21 होगा और यहाँ पे A22 होगा। और ये आई जे का मतलब यहाँ पे अगर I बराबर J
तो i बराबर j 1 1 है तो i बराबर j है, और 2 2 है तो i बराबर j है। और i बराबर मतलब i बराबर j हो तो हम देखें यहाँ i बराबर j पे 0 रख सकते हैं, और नॉट इक्वल्स टू है तो 1 रख सकते हैं। तो हमारे इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू हुआ, देखिए नॉट इक्वल पे 1 है, यानी कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा। तो 0 1, और फिर यहाँ पे नॉट इक्वल है तो 1 होगा, 1 0। ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। और जब हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करने चलेंगे, ए स्क्वायर, इसका मतलब ए इंटू ए होगा, और इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस जो मैट्रिक्स दी गई है 0 1 और 1 0 से, और इंटू फिर से हो जाएगा 0 1 1 0। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, रो टू कॉलम करते हैं तो 0 0 और 1 1, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर इसमें करेंगे 0 0 और 1 से इसमें करेंगे 0 जुड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 में और 0 का 1 में, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमें ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए बराबर -4 दिया, कह रहा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए का पावर ऑर्डर -1। तो ऑर्डर 3 है तो 3 -1 हो जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी a का पावर 2, और a की वैल्यू -4 है तो इसका आंसर होगा -4 का पावर 2 इक्वल्स टू 16। यानी एडजॉइंट a की वैल्यू हो जाएगी a पर पावर 3 -1 2 हो जाएगा, 3 -1 2, और 2 चूँकि वैल्यू a यहाँ पे ऑर्डर मैट्रिक्स की वैल्यू जो डिटरमिनेंट के रूप में है, यानी इसका जो वैल्यू है -4 दिया गया, तो -4 का स्क्वायर 16 इसका आंसर आ जाएगा। एक बात यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ए ये वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर -7 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो एक बात ध्यान रखें, किसी भी मैट्रिक्स की जो वैल्यू ये होती है ए इज इक्वल टू, वो दरअसल होती है ए 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, प्लस ए अगर ए 1 2 है तो ये भी जो माइनर ऑफ मैट्रिक्स है वही भी 1 1 होगा, और ये प्लस यहाँ होगा ए 13 है तो ए जो होगा ए भी 13 होगा। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, जब ये दोनों अलग सेम होंगे तब इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू आती है। अदरवाइज़ ये जो डिफरेंट अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो ये ए 1 1 तो ये ए 1 1 होगा, यानी ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, और ये उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट और कोफैक्टर का सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर अगर हम निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड करते तभी इस मैट्रिक्स की वैल्यू आती है। और यहाँ पे जब भी ये डिफरेंट होगा तो इसका आंसर क्या होगा, निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू हमें मैट्रिक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये देखें इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन है कि कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो तो पक्का इस फार्मूले का प्रयोग किया जाए एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एफ एक्स 1 माइनस कॉट एक्स है, क्योंकि जैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डिफ्रेंशिएट करें तो इसका 0, और कॉट का माइनस कोसेक होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स फाइनली क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये होगा एफ डैश एक्स।
तो फाइनल इसका उत्तर हो जाएगा e टू दी पावर x fx, यानी 1 माइनस कॉट एक्स इसका आंसर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और ये देखें बहुत आसान है, इसका भी एक फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a fx dx, ये 0 टू a fx तब होगा जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, और ये 0 होगा, ये ऐसा तब होगा जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा। तो ये 0, अब इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। ऐसा इसलिए होगा कि जब हम लोग एफ एक्स में इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ज़रा रख लिया कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर और साइन माइनस एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं हम लोग, और ये साइन एक्स होगा, और फाइनली ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो जब माइनस एफ एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी इस नियम के अनुसार, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोला है, और एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 1। तो इसका फिगर अगर हम बनाना चाहें, इसका फिगर, तो हम लोग, मैं एक कापी का प्रयोग कर रहा हूँ। इसका फिगर देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। इसका फिगर हम बनाना चाहें तो ये जो पैराबोला दिख रहा है, दरअसल ये पैराबोला होगा इस प्रकार से, और x इज इक्वल टू -1, ध्यान दें, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग y dx इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो -1 to 1 पे y dx को इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा, माने रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं, -1 to 1 पे y का मतलब एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 -1 to 1। तो ये होगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1/3 होगा, -1 पुट करेंगे तो -1/3 होगा। फाइनली 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इसका आंसर होगा, और यूनिट स्क्वायर। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए ये -1 है, मतलब हमको इस प्रकार लेना पड़ेगा एरिया। अब यहाँ पे हम देखें कि हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 1 दिया है। ध्यान दें कि जब भी हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो उसके कांस्टेंट 0 हो जाएगा। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो इसमें पहली बात तो जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करता है तो वो 0 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखा कर रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n वेयर द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही होता है कि समघाती। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 3 है और ये n है,
यहाँ पे भी पावर 2 और 1 यानी 3, ये भी 1 और 2 3, तो इसका मतलब ये भी 3 होगा। तो ये इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 3, क्योंकि समघाती इसको होना है। होमोजीनियस का मतलब समघाती होता ही है, इसलिए इस n की वैल्यू 3 निश्चित रूप से होना चाहिए। यहाँ देखें, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू। अपोजिट का मतलब माइनस है तो प्लस में, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब केवल यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है, तो जे का हो जाएगा केवल जे, माने इसका आंसर हमेरा जे हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, यानी 2i और -3j। हम अगर दो साइड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बताएं, ट्रायंगल ऐसे, अगर यहाँ पे हम 2i और -3j की बात करें तो इसका जो एरिया होगा, जो फॉर्मूला होता है जस्ट हाफ दोनों का क्रॉस 2i इंटू -3j, तो ये हो जाएगा जस्ट हाफ 2 2 जा 6 -6 i क्रॉस j, और i क्रॉस j का मतलब k, तो जस्ट हाफ -6k, और ये बाहर निकलेगा तो जस्ट हाफ 6 का मॉड 6 इस तरह से, और यूनिट वेक्टर k का 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा 1/2 6, और k इसका यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, बराबर ये 3 हो जाएगा। ध्यान दें, ये 6 हो जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, मॉड इसका जो मॉडुलस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो है 1/2 6 इंटू 1 3 हाफ 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। a प्लस बी कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a एंड b गिवन दैट। तो ये गिवन है a एंड b आर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब r यूनिट वेक्टर। इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी इज इक्वल टू 1 होगा, और ये दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो दोनों की तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये 1 1 है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2a डॉट b प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया। इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, एक 1 को तो हम ख़त्म कर सकते हैं। 1 प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। एक 1 1 2 उधर जाके -1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, या cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और ये निश्चित रूप से 60 के लिए होता है, और ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई 3। तो फाइनली हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3 यानी cos थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये आंसर हो जाएगा। ये भी 1 नंबर का सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है।
और यहाँ पे देखें, कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द एक्स वाई वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन ये जो हो जाएगा, ये निश्चित रूप से वाई जेड प्लेन का जो आंसर होगा, ये निश्चित रूप से हमारा जो है, इसका आंसर निकाला जा सकता आसानी से, कोई बहुत कठिन नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही आसान है। हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा 1 0 0 हो जाएगा। ये याद भी किया जा सकता है। और निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कोऑर्डिनेट कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन x + 3/3 और इसको हम लगा ही दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x + 3/3 y - 1/-1 और z - 5/-5 कट द xy प्लेन, xy प्लेन देखें, x + 3/3 y - 1/-1 z - 5/5 कट द xy प्लेन। इसका मतलब xy प्लेन, यहाँ z गायब है तो z = 0 रख सकते हैं। एक हम छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये प्लेन xy प्लेन है और कहीं से ये लाइन जा रही है और इधर निकल रही है। इस पॉइंट को अगर हम लोग x1 y1 और z1 एब्यूट कर लें और ये लाइन दिखाएं कि यहाँ से पास कर रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से x1 y1 z1 भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। और हम किसी भी पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो x/3 y - 1/-1 और z - 5/-5 = लैम्डा मान लें। तो x + 3/3 = लैम्डा या x हो जाएगा 3 लैम्डा